तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स, व्हाई यू चूज इकोनोमेट्रिक्स, हाउ कैन यू डिफाइन इकोनोमेट्रिक्स एज अ मॉडल. The word econo means economic and metrics mean measurement. The econometrics means economic measurement. तो सिंपल है ये हमारे लिए कि इको से इकोनॉमिक है और मैट्रिक्स से ये मेजरमेंट. तो सही। इकोनोमेट्रिक्स हम इकोनॉमिक मेजरमेंट हम कर रहे हैं. उसके बाद डेफिनेशन है econometrics is the branch of economics that applies statistical method to empirical studies of economics theories and relationship. तो ये एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जिसमें स्टैटिस्टिकल मेथड यूज होते हैं और टू एम्पेरिकल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. एम्पेरिकल का मतलब होता है कि हम कैलकुलेशन करते हैं नंबर्स की. ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड रिलेशनशिप. इकोनॉमिक थ्योरीज होती हैं डिफरेंट और रिलेशनशिप होते हैं टू वेरिएबल्स. द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल थ्योरीज टू इकोनोमेट्रिक्स फॉर द पर्पस ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस एंड फोरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड. तो जो मेन हमारा पर्पस होता है वो स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल थ्योरीज की मदद से हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं और फोरकास्टिंग करते हैं फ्यूचर ट्रेंड के लिए. हम फ्यूचर ट्रेंड पता करते हैं इकोनोमेट्रिक्स से. इकोनोमेट्रिक्स टेक्स इकोनॉमिक्स मॉडल एंड टेस्ट देम थ्रू द स्टैटिस्टिकल ट्रायल. द रिजल्ट आर कंपेयर विद द रियल लाइफ सैंपल्स. तो हमने जो कॉप डगलर प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था या रिग्रेशन जो हम करते हैं तो वो इकोनोमेट्रिक्स में ही आता है. तो उसके अंदर ये है कि ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जो कि स्टैटिस्टिकल मेथड और यूज होते हैं एम्पेरिकल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड रिलेशनशिप. और एप्लीकेशन होती है स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल थ्योरीज की यहाँ पे. और पर्पस होता है यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग और फोरकास्ट करना फ्यूचर ट्रेंड. और यहाँ पे इकोनॉमिक्स के जो मॉडल्स होते हैं वो टेस्ट होते हैं और स्टैटिस्टिकल ट्रायल होते हैं. ट्रायल में ये होता है कि हम एक कोई भी सिस्टम रन कर रहे हैं, जैसे हम रिग्रेशन रन कर रहे हैं तो हम कंपेयर करते हैं इसमें और फोरकास्टिंग करते हैं. अब रीज़न कि हम ये सब्जेक्ट क्यों चूज करते हैं. एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमंग द इकोनॉमिक वेरिएबल. तो यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप और इकोनॉमिक मतलब एक मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता चल जाती है. क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दो वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप होते हैं और वो वेरिएबल जो होते हैं वो इकोनॉमिक वेरिएबल होते हैं. इकोनॉमिक वेरिएबल्स में जैसे कि प्रोडक्शन आता है, आउटपुट आता है, लेबर आता है. द इकोनॉमिक हाइपोथेसिस टेस्ट एंड एवेल्युएट इकोनॉमिक थ्योरी. इकोनॉमिक्स में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे होते हैं और इकोनॉमिक थ्योरी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं. फोरकास्ट फ्यूचर आउटकम ऑफ द इकोनॉमी. तो हम इकोनॉमी की फ्यूचर के बारे में बात करते हैं. एनालाइज द ऑपरेशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ रिस्क. तो हम ऑपरेशन जो होता है उसको एनालाइज करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट को एनालाइज करते हैं. नीड टू यूज नोन एक्सपेरिमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल डेटा टू मेक इन्फ्रेंस. तो जो ऑब्जर्वेशनल डेटा होता है हमारा न्यूमेरिकल उसको हम यूज करते हैं. इकोनोमेट्रिक्स इज अ प्रोसेस. Econometrics applied mathematical and statistical method to analyze data related to economic model. Econometrics can be used to draw qualitative generalization. These include testing or refining a theory, describing the relation of past variable and forecasting future variable. तो इकोनोमेट्रिक्स जो है वो यूज हो रही है क्वांटिटेटिव जनरलाइजेशन में, मतलब क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू. और टेस्टिंग हो गया थ्योरी, एक थ्योरी को टेस्ट करना या रिफाइन करना. डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पास्ट वेरिएबल एंड फोरकास्टिंग फ्यूचर वेरिएबल. तो यहाँ पे मैथमेटिक्स पूरा चार्ट है, हमें याद करना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स थ्योरी, डिटरमाइन इकोनॉमिक मॉडल, फिर स्टैटिस्टिकल थ्योरी, कंक्लूजन, उसके बाद ये स्टैटिस्टिकल मॉडल है. तो ये पूरा सिस्टम चल रहा है. सबसे पहले मैथमेटिक्स, इसलिए हमें नंबर गिवन होते हैं और उन नंबर्स के ऊपर हम इकोनॉमिक थ्योरी लगाते हैं. कोई भी इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट लगाया मैथ्स के ऊपर और फिर हमने एक मॉडल बनाया, इकोनॉमिक मॉडल. उसके बाद यहाँ पे स्टैट्स की थ्योरी यूज होती है, जैसे मीन हो गया, डिफरेंट रिग्रेशन हो गया, फिर स्टैटिस्टिकल मॉड. और यहाँ पे जो काम होता है वो डेटा और कंप्यूटिंग का होता है.
और एस्टिमेट्स, इन्फ्रेंसेस और एंड में हम कंक्लूजन देते हैं। तो ये एक तरीके से हमें टेबल याद करना पड़ेगा इसी सीक्वेंस से। मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक मॉडल, स्टैटिस्टिकल थ्योरी, स्टैटिस्टिकल मॉड, कंप्यूटिंग डेटा और एस्टिमेट और कंक्लूजन। अब एक सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज मॉडल, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट इकोनोमेट्रिक्स मॉडल विद अदर्स, एक्सप्लेन क्लियरली। A model is an idealized description of real life problem or situation. मॉडल ये कि आइडियलाइज डिस्क्रिप्शन है रियल लाइफ प्रॉब्लम या सिचुएशन की। अब मॉडल की टाइप्स होती हैं। एक मैथमेटिकल मॉडल होता है, इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ आइडियलाइजेशन आइडियलाइज रिलेशनशिप in a mathematical variable in a real life situation. The model describes exact relationship, deterministic and reversible. तो ये हमने रिग्रेशन मॉडल की एग्जांपल दी है कि रिग्रेशन इस तरह का मॉडल होता है और मैथमेटिकल मॉडल होता है एक तरीके से रिग्रेशन के। यहाँ पे हम आइडियलाइज रिलेशनशिप होता है मैथमेटिकल वेरिएबल का इन रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ डेटा होता है हमारे पास रिग्रेशन में। अब उसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल मॉडल। Statistical model is based on the observation. It is the representation of exact relationship between measurable characteristics in a real life situation. The model describes average relationship. Neither the model is deterministic nor reversible. Also, the relationship is not exact. तो स्टैटिस्टिकल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो बेस्ड हो रहा है ऑब्जर्वेशन पे। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एग्जैक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मेजरेबल। एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप है यहाँ पे मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स का इन अ रियल लाइफ सिचुएशन। तो यहाँ पे भी हमने वो रिग्रेशन का ही मॉडल बना के दिखाया है, क्योंकि रिग्रेशन मैथमेटिकल में भी आ रहा है और स्टैटिस्टिकल में भी आ रहा है। अब आ रहा है इकोनोमेट्रिक मॉडल। इट इज अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन major economic variable in a real life situation. Example, prediction theory, demand, financial theory. The model describes the approx relationship. तो यहाँ पे ये इकोनॉमिक्स का मॉडल है। तो यहाँ एक नाम लिखा हुआ है एंडोजियस वेरिएबल, दोनों जो है हमारे, और एक एंडोजियस और एक एक्सोजीनियस। तो ये बेसिकली थ्योरी है हमारी कि मॉडल क्या होता है, मॉडल की टाइप क्या होती है, थ्योरी हमें याद करनी पड़ेगी। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग मॉडल शो दैट, ये हमें प्रूव करना है। मॉडल ये कि y इक्वल टू बी एक्स प्लस यू, और हमने प्रूव इस तरह करना है कि समीशन एक्स वाई और समीशन एक्स स्क्वायर। तो मॉडल हमने अब सबसे पहले लिखा, फिर उसके बाद हमने इसको u को उस तरफ ले गए, u मतलब ये इसको इधर उस तरफ ले गया y के पास, और u अकेला कर दिया यहाँ पे, और स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड पे, और समीशन अप्लाई करी हमने। समीशन अप्लाई करने के बाद हमने डेरिवेटिव लिए। डेरिवेटिव लेने के बाद ये हुआ कि ये x अलग आ गया बाहर माइनस, और पावर बेस में 2 आ गया। तो आगे हमने सिंप्लीफिकेशन करी तो हमारी वही फॉर्म प्रूव हो गई। फिर हमें बोले प्रूव करो दोबारा कि ये एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा क्या है इक्वल टू बीटा। तो वही चीज़ हमने लिखी जो ऊपर हमारी आई थी ये वाली, तो हमने इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन लगानी है। तो सबसे पहले हमने करा y को उसकी जगह ये रिप्लेस करी वैल्यू जो कि हमने ऊपर करी थी। ये रिप्लेस करने के बाद कैंसिल हो गई टर्म, और एक्सपेक्टेशन जब लगी तो कांस्टेंट की मतलब इसकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो 0 हो गई, b की एक्सपेक्टेशन b आई, तो ये वाला भी हमारा प्रूव हो गया। फिर एक वेरिएंस का हमारा प्रूव है।
तो इसके अंदर ये है कि बी कैप का वेरिएंस जब अप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए। तो बी कैप जो था हमारा ये था। सबसे पहले हमने एक्सपेक्टेशन निकाली है। ये इधर थोड़ा डायरेक्ट हुआ है, देखना पड़ेगा कि सर ने किस तरह करवा है। अच्छा, ये उसके बाद आता है हमारा ब्लू के व्हाट कंडीशन बी कैप विल बी ब्लू। OLS estimate is said to be blue. It is a linear function, random variable such as dependent variable in a regression model. It is unbiased estimator. Expected value B cap must be equal to B. It has minimum variance linear unbiased estimator with a minimum variance called efficient estimator. तो ये भी एक थ्योरी है हमारे लिए कि ब्लू किस कंडीशन पे होता है। अब आगे बात थी कंसिस्टेंट की। तो कंसिस्टेंट में ये होता है कि हम जब लिमिट अप्लाई करते हैं वेरिएंस पे, इन्फिनिटी तो जीरो ले प्रूव करना होता है, तो कंसिस्टेंट हो जाता है। अब ये हमारे लिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें ना एक्स और वाई गिवन होगा इस तरीके से। तो हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, फिर एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर निकाला, सबकी वैल्यू निकाली और समीशन निकाल लिया। तो समीशन आ गया तो ये जो बीटा वन और बीटा नॉट का फॉर्मूला ये हमने पढ़ा हुआ है पिछले सेमेस्टर में अप्लाइड रिग्रेशन एनालिसिस में। तो उसके अंदर हमने पुट करा है तो हमें बीटा वन और बीटा नॉट मिला है और रिग्रेशन मॉडल हमने बना दिया है। ये बिल्कुल आसान सवाल है, ये रिपीट है पिछले साल का। उसके बाद लिखा हुआ है वाई चेंज, वाई जो $1 मिलियन से $1 बिलियन हो जाए तो क्या होगा। तो इसको चेंज करा है हमने। तो y की ना वैल्यू को हमने 1000 से डिवाइड करा है। अगर इस तरह का सवाल आता है ना कि मिलियन से बिलियन में हम आ गए, तो फिर ये है कि जो y की वैल्यू उसको 1000 से डिवाइड करा तो पॉइंट में आ गई, और x की वैल्यू को भी हम करेंगे। तो फिर उसके बाद सेम काम रिपीट करेंगे तो हमारा रिग्रेशन की इक्वेशन ये आएगी। बस इतना सा फर्क है। उसके बाद हमें बोला गया कि आर स्क्वायर क्या होता है। थ्योरी का सवाल है, आर स्क्वायर और एडजस्टेड आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज स्टैटिस्टिकल मेजर of how close the data are to be fitted in regression line known as coefficient of determination। मतलब जितना हाई आर स्क्वायर आता है उतना को क्लोज रिलेशनशिप होता है दो वेरिएबल का। तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला ये जो हमने पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में वही लिखा हुआ है, SSR ओवर FFT, और ये कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई आर स्क्वायर कि ये बताता है कि कितनी फिट है रिग्रेशन मॉडल हमारा। इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन, कितनी परसेंट वेरिएशन हो रही है। द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 and 1 के रिलेशनशिप जो है वो 100% से 0% के दरमियान लाया कर रहा है। इफ इट इज क्लोज टू 1 इट मीन मॉडल इज गुड फिटेड, और अगर ये क्लोज होता है 0 के तो उसका मतलब है कि मॉडल गुड फिट नहीं है। फिर एडजस्टेड आर स्क्वायर की बात हो रही है। एडजस्टेड आर स्क्वायर इज अ मॉडल modified version of R square which indicate how close the data is fit to be fitted the regression line that have been adjusted for number of predictor in the model। एडजस्टेड का मतलब ये है कि हमने रिग्रेशन लाइन को एडजस्ट करा हुआ है, तो उसमें क्या मतलब कितना फिट है मॉडल हमारा, कितना गुड फिट है। तो एडजस्टेड के अंदर ये होता है कि MSE डिवाइड बाय MST 1 भी माइनस होता है। और अगर हम उस वाले पे जाएं तो FFT SSR ओवर FFT होता है, और यहाँ पे थोड़ा चेंज है और फॉर्मूला भी चेंज है यहाँ पे।
फिर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है कि वही वाली रिग्रेशन की तरह की प्रॉपर्टी में सारी वो आर स्क्वायर वाली प्रॉपर्टीज हैं एडजस्टेड की भी, और यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है। फिर कैलकुलेशन की गई है उसी फॉर्मूले को के तहत जो हमने पिछले सेमेस्टर में अप्लाइड रिग्रेशन एनालिसिस में लैब्स करी थी, इसी तरीके से। ये कॉन्फिडेंस फिल्टर वाला काम भी वही है जो पिछले साल हमने लैब में करा था, लेकिन यहाँ पे इस तरह है कि ऊपर के फॉर्मूले को यूज़ करा है, β2 जो होता है। ऊपर वाले जो सवाल है ना, ये टी टेस्ट वाले, हम ये चॉइस से भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि 8 में से 5 करने होते हैं। ये है सवाल के मार्कोव थ्योरम क्या होता है। अंडर अ सर्टेन assumption the ordinary least square estimate is the best linear unbiased estimate। तो लीनियर रिग्रेशन होती है, इसमें assumptions होती हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड की। फर्स्ट assumption of a linear least regression first assumption of linear regression model is the dependent variable can be calculated in a linear function of a specific set of independent variable। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी, ये हमें करनी पड़ेंगी। उसके बाद कॉप डगलर प्रोडक्शन फंक्शन है, तो उसमें आउटपुट हमें गिवन है, लेबर गिवन है, कैपिटल गिवन है, आर स्क्वायर एफ स्क्वायर गिवन है, और एन गिवन है, डी डब्ल्यू सब कुछ गिवन है। अच्छा, आगे सॉल्व हुआ हुआ नहीं है। फिर मल्टीकोलिनिटी है, मल्टीकोलिनिटी की थ्योरी है ये हमारे लिए कि जनरली अकर हाई रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर प्रिडिक्टर वेरिएबल, मतलब रिलेशनशिप दो और या उससे ज़्यादा वेरिएबल का जब हो तो मल्टीकोलिनिटी एग्जिस्ट करती है। फिर परफेक्ट मल्टीकोलिनिटी में होता है कि वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एग्जैक्ट लीनियर फंक्शन, मतलब एक जो है वो दूसरे का बिल्कुल एग्जैक्ट हो, बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हो। फिर ये सिम्टम्स लिखे हुए हैं कि कैसे पता चलेगा कि मल्टीकोलिनिटी होती है। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू हाई आ जाए तो होती है, और एस्टिमेट जो है वो सिग्निफिकेंट हमें मिल जाए। और कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, कंसिक्वेंसेस ये होते हैं कि कोई ऐसा कंसिक्वेंसेस होता नहीं है, मतलब हमारे जो OLS एस्टिमेट है वो स्टिल ब्लू होते हैं। उसके बाद कॉप डगलर प्रोडक्शन फंक्शन है। It was first introduced by Kate and tested against the statistical evidence Charles Cobb and Paul Douglas in 1928। A production function which shows the physical output as a Douglas labor and capital input। तो ये एक इक्वेशन है इसकी कॉब डगलर की। इसमें क्यू हमारा आउटपुट होता है, ए और बी जो है, और ए और बी अल्फा और बीटा जो है हमारे कांस्टेंट हैं, एल और के जो है वो लेबर और कैपिटल हैं, ए भी कांस्टेंट है हमारा ये। तो कैपिटल कैन बी इंटरचेंज विद लेबर विदाउट अफेक्टिंग द आउटपुट। Cobb Douglas also suggested that the share of a labor and capital within an economy are relatively constant over time। तो ये मॉडल लिखा हुआ है कॉब डगलर का, इसमें होता है कि हम जब कैलकुलेट करते हैं तो लॉग लगा लेते हैं, लॉग लगा लेते हैं अपने सारे उस फॉर्मूले पे, ताकि रीस्केल कर लें। और अगर हमें सवाल में अल्फा बीटा गिवन हो और कॉब डगलर के बारे में बोला जाए, तो हम इन दोनों को सम करके देखेंगे। अगर 1 आ रहा है तो कांस्टेंट है, अगर 1 से कम आ रहा है तो डिक्रीजिंग है, और अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे हमारा एंड होता है। ये एफ टेस्ट और ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें हमें याद करनी पड़ेगी। बेसिकली कुछ भी नहीं है, 26 पेज की PDF है, ये हमें याद करनी है।
सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ हो। तो यहाँ पे एंड करते हैं, फिर उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी।